हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। और अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इतने दिन क्यों लग गए कहानी लाने में। तो एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी और स्टोरी भी इस बीच में रेडी नहीं हो पाई थी, तो जिस वजह से टाइम लग गया। लेकिन जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई, मैं आप सबके लिए ये स्टोरी लेकर आई हूँ। आप सब इसे सुनिए और आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं हमारी नई कहानी, जिसका नाम है खजाने का रहस्य। आज हम सभी अपना पैसा बैंक में जमा कर सकते हैं और गहने भी बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब हमारे देश में बैंक नहीं थे। तब लोगों के पास आज के मुकाबले बहुत सारे गहने होते थे, क्योंकि उस समय सोना और चांदी बहुत सस्ता होता था। उस समय लूटमार भी ज़्यादा होती थी, क्योंकि तब आज के जैसे पुलिस नहीं थी। इसीलिए लोग अपने गहनों और धन को चोर लुटेरों से बचाने के लिए उन्हें चांदी, पीतल या सोने के बर्तनों में डालकर ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे, ताकि वो धन चोर लुटेरों से बचा रह सके और ज़रूरत पड़ने पर वो लोग उसे दोबारा निकाल कर उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन कई बार उन्हें ज़मीन में गड़े धन को निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी और उनकी मौत हो जाती थी। मरने के बाद उन लोगों की आत्माएं ज़मीन में गड़े उसी धन के आसपास भटकती रहती थी या फिर उसी धन में बैठ जाती थी, ताकि उनके मरने के बाद भी उनका धन कोई और ना निकाल सके। कई बार उन लोगों की आत्माएं खुद की मुक्ति के लिए खुद ही दूसरों को उनके सपनों में आकर उस धन का पता बताकर उसे निकालने को कहती थी, ताकि उन्हें उस धन की रखवाली ना करना पड़े और उन्हें मुक्ति मिल जाए। धन की रखवाली करने वाली आत्मा जब खुद किसी के सपने में आकर उसे लेने को कहती है, तब उसे लेने वाला व्यक्ति उस धन का निजी उपयोग कर सकता है। लेकिन धन के लालची लोग कई बार तांत्रिक विद्या से वो गड़ा धन लेने की कोशिश करते हैं और ले भी लेते हैं, लेकिन धन की रखवाली करने वाली आत्मा की मर्जी के बिना लिया गया धन कभी भी फलता नहीं है। उस धन को ज़बरदस्ती लेने वाले की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ना तो वो उस धन का अपने निजी काम में उपयोग कर सकता है और ना ही उसे किसी और को दे सकता है। उस धन की रखवाली करने वाली आत्मा फिर से उसी घर में आकर बैठ जाती है और उसकी रखवाली करने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से तांत्रिक धन की रखवाली करने वाली आत्मा को बुलाकर उसके धन के बदले उसे एक जीवन देने का वादा कर देते हैं, और वो जीवन होता है धन लेने वाले के किसी सगे संबंधी, जैसे बड़े बेटे या बड़ी बेटी का, जिसके बाद वो आत्मा अपना धन देने को तैयार हो जाती है। लेकिन धन लेने वाला व्यक्ति जब अपने वादे से मुकर जाता है, तब उसके और उसके परिवार के साथ इतना भयानक होता है कि जिसके बारे में आप जानकर आप सभी की रूह कांप जाएगी। ये कहानी आज से 10 साल पहले की रामपुर गांव में रहने वाले एक ऐसे ही धन के लालची परिवार की है, जिसने धन की रखवाली करने वाली आत्मा से धन के बदले जीवन देने का वादा तो कर दिया था, लेकिन अपने वादे से मुकर गया था, जिसके बाद उस आत्मा ने उन लोगों का जीना हराम कर दिया था। उन लोगों के साथ उस आत्मा ने क्या क्या किया था और क्या वो लोग उस आत्मा के चंगुल से बच पाए थे, और अगर बच पाए थे तो उन्होंने क्या क्या उपाय किए थे, ये जानने के लिए आपको ये कहानी पूरी सुननी होगी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी शुरू होती है आज से 10 साल पहले ठंडी के मौसम से। ठंडी के मौसम में हमेशा रामचरण काका अपने घर के बाहर आग जलाकर बैठा करते थे। आग तापने के लिए अक्सर गांव के बड़े बुजुर्ग भी वहां आ जाया करते थे और आग के चारों तरफ बैठकर सभी आपस में एक दूसरे को अपने अपने साथ घटी घटनाओं के मज़ेदार किस्से और कहानियाँ सुनाया करते थे। उन सभी की कहानियों में
भूत प्रेत या चुड़ैल ही होते थे। कोई बताता कि उससे किसी भूत ने बीड़ी मांगी थी, तो कोई बताता कि कोई प्रेत उससे चूना और तंबाकू मांग रहा था, तो कोई कहता कि एक चुड़ैल उससे रात के समय में सुंदर दुल्हन बनकर मिली थी और उससे शादी करने को कह रही थी। ये सब कहानियाँ रामचरण काका को जितनी दिलचस्प और मज़ेदार लगती उतनी ही झूठी भी लगती, क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसीलिए उन्हें किसी भी कहानी पर भरोसा नहीं होता था। सूरज ढलने के साथ ही कहानियों का सिलसिला शुरू होता था और देर रात में तब तक चलता था जब तक कहानी सुनाने वाले सभी बुजुर्ग अपने अपने घर नहीं चले जाते थे। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती थी, वैसे वैसे कहानियाँ उतनी ही डरावनी और भयानक होती जाती थी। लेकिन रामचरण काका उन कहानियों पर हमेशा हंसते थे। ऐसा नहीं था कि रामचरण काका को भूत प्रेतों पर भरोसा नहीं था, उन्हें भरोसा था, लेकिन वो ऐसी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते थे जिसमें भूत ने किसी से बात की हो या उनसे कुछ मांगा हो। एक रात अपने अपने किस्से और कहानियाँ सुनने और सुनाने के बाद जब सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे, तब रामचरण काका भी आग बुझाकर घर के अंदर जाने लगे। तभी सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पजामा पहने एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ आता दिखा। उस बूढ़े आदमी को अपनी तरफ आता देखकर रामचरण काका रुककर उसे देखने लगते हैं। वो उसे ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस रात से पहले उस बूढ़े आदमी को कभी नहीं देखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस बनावट और सिलावट के कपड़े उस बूढ़े आदमी ने पहने हुए थे, वैसे कपड़े उनके गांव का कोई भी आदमी नहीं पहनता था। वो बूढ़ा आदमी छोटे छोटे कदम बढ़ाकर चल रहा था और रामचरण काका उसे अपनी ओर आता हुआ देख रहे थे। लेकिन लगभग 5 मिनट हो जाने के बाद भी वो आदमी उतनी ही दूरी पर था जितनी दूरी पर रामचरण काका ने उसे पहले देखा था। रामचरण काका को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी, लेकिन उन्हें नींद भी आ रही थी, इसीलिए उन्होंने उस बूढ़े आदमी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर के अंदर जाकर सोने का फैसला किया। लेकिन रामचरण काका जैसे ही घर की तरफ मुड़े, वैसे उन्हें एहसास हुआ कि जैसे उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो और उन्हें कपकपाती हुई बिल्कुल धीमी आवाज़ सुनाई दी, बेटा, आज बहुत ठंड है, इसलिए तुम्हारे पास आग तापने आया हूँ और तुम आग बुझाकर घर के अंदर जा रहे हो। थोड़ी देर रुककर मेरे लिए आग जला दो। वो आवाज़ सुनकर रामचरण काका जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अपने पीछे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देगा। उसे देखकर वो एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी उनके पास आ जाएगा। रामचरण काका उसकी बात का कोई भी जवाब देते उससे पहले ही उनकी नज़र उस आदमी की पगड़ी पर पड़ती है, जो कि बहुत बड़ी थी, जिसे देखकर वो उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, बाबा, ये कैसी पगड़ी पहनी हुई है? इतनी बड़ी पगड़ी से आपका सर दर्द नहीं करता क्या? रामचरण काका की बात का वो बूढ़ा आदमी कोई भी जवाब नहीं देता और मुस्कुराने लगता है। भले ही उस बूढ़े आदमी ने रामचरण काका की बात का कोई भी जवाब ना दिया हो, लेकिन उस बूढ़े आदमी के ऊपर उन्हें दया आ जाती है और वो उसके लिए आग जला देते हैं। रामचरण काका को नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन उन्हें उस बूढ़े आदमी को अपने घर के बाहर अकेला छोड़कर जाना अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उनके गांव का नहीं था। इसलिए उन्हें लगा कि ऐसा करना उनका अपमान करने जैसा होगा, इसलिए वो उस बूढ़े आदमी के साथ बैठने का फैसला करते हैं। रामचरण काका और वो बूढ़ा आदमी एक साथ बैठकर आग तापने लगते हैं। लेकिन कुछ देर हो जाने के बाद भी जब वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता, तब रामचरण काका खुद ही उससे पूछते हैं, बाबा, आपको पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। आप किस गांव के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है? बेटा, मेरा नाम करोड़ी है। मैं एक कपड़े का व्यापारी था। मेरा काम गांव-गांव जाकर कपड़े बेचने का था। मैं तुम्हारे गांव बहुत बार आया हूँ और तुम्हारे घर में भी कपड़े बेच चुका हूँ। उस समय तुम बहुत छोटे थे जब मैं तुम्हारे यहाँ आया करता था।
अब तो तुम बूढ़े हो गए हो, तुम मुझे कैसे पहचानोगे? उस बूढ़े आदमी ने अपनी कपकपाती और धीमी आवाज़ में कहा। उस बूढ़े आदमी की बातें रामचरण काका को झूठी लग रही थी, इसीलिए वो उससे कहते हैं, बाबा, मैंने तो आज से पहले आपको इस गांव में कभी नहीं देखा और ना ही आपके बारे में किसी से सुना। बेटा, तुमने मुझे बहुत बार देखा है और मेरे बेचे हुए कपड़े भी पहने हैं। इस बात को काफ़ी वक्त हो चुका है, इसीलिए अब तुम वो सारी बातें भूल चुके हो, वो बूढ़ा आदमी बोला। रामचरण काका को उस बूढ़े आदमी की बातों पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन उन्हें नींद भी आ रही थी, इसलिए उन्होंने उससे बहस करने की बजाय उन्हें भी अपने साथ चलकर अंदर सोने के लिए कहा। अंदर जाने से मना करते हुए वो बूढ़ा आदमी बोला, तुम मुझे अंदर ना ले जाओ, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। मैं यहाँ आग तापने आया हूँ और आग ताप कर चला जाऊँगा। जिसके बाद रामचरण काका घर के भीतर से कुछ सूखी लकड़ियाँ लाकर बूढ़े आदमी के पास रख देते हैं ताकि वो बूढ़ा आदमी देर तक आग जलाए रख सके। रामू काका की आदत थी कि वो रात में चाहे जितने देर से सोए, उनकी नींद सुबह 4 से 5 के बीच खुल जाती थी। सुबह जैसे ही उनकी नींद खुली, वो घर के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जो लकड़ियाँ उन्होंने घर के भीतर से लाकर उस बूढ़े आदमी को दी थी, वो वैसी की वैसी ही रखी हुई है और उन्होंने जो लकड़ियाँ जलाई थी वो जलकर राख हो गई थी। रामचरण काका ने उस बूढ़े आदमी को घर के आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। उसके बाद भी वो बूढ़ा आदमी लगभग 4-5 दिनों तक रात के उसी समय रामचरण काका के यहाँ आग तापने आता रहा और रामचरण काका उसके लिए आग जलाकर सोने चले जाते थे। लेकिन उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने रामचरण काका के पास आना बंद कर दिया, तो उन्होंने सोचा शायद वो मर गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। एक दिन खेत में काम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए काम करते करते कब सूरज ढल गया और अंधेरा हो गया, रामचरण काका को पता ही नहीं चला। उनके साथ उनके दोनों बेटे राघव और सुनील भी काम कर रहे थे। जैसे अंधेरा हुआ वैसे ही ठंड बढ़ने लगी और बढ़ती हुई ठंड रामचरण काका से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों से कहा, अब घर चलते हैं, बाकी का काम कल हो जाएगा। इतना कहकर रामचरण काका ने वहीं खेत में बनी हुई झोपड़ी में बिछे हुए पलंग से चादर निकाली और उसे ओढ़कर घर की ओर चल दिए। रामचरण काका के दोनों बेटे राघव और सुनील लंबे लंबे कदम बढ़ाकर उनसे बहुत आगे निकल चुके थे और वो धीरे धीरे चल रहे थे। तभी अचानक उनके सामने वही बूढ़ा आदमी करोड़ी आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर रामचरण काका एकदम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने तो उसे मरा हुआ समझ लिया था। इसीलिए उसे अपने सामने जिंदा देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो उससे उसके बारे में कुछ पूछ पाते उससे पहले ही वो बोल पड़ा, बेटा, आज भी ठंड बहुत ज़्यादा है और मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं, क्या तुम अपना चादर मुझे दोगे? रामचरण काका ने बिना देर किए अपनी चादर उसे दे दी। चादर लेने के बाद करोड़ी चुपचाप चलने लगा। रामचरण काका ने उसे आवाज़ भी दी, लेकिन उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रामचरण काका भी अपने घर की ओर चल दिए। अगली सुबह रामचरण काका अपने दोनों बेटों से पहले खेत पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि खेत के जिस हिस्से में उनके पिताजी ने उन्हें या किसी को भी कभी भी जाने से मना किया था, वहां पर वही चादर खून से सनी हुई पड़ी है जो उन्होंने उस बूढ़े आदमी करोड़ी को दी थी। लेकिन कुछ देर बाद चादर से खून के धब्बे गायब हो जाते हैं। 55 साल के रामचरण काका अपने दो बेटों राघव और सुनील, अपने पिता फूलचंद और बड़े बेटे राघव की पत्नी शशि के साथ रामपुर नाम के छोटे से गांव में रहते थे। रामचरण काका के पिता फूलचंद का लगभग 2 एकड़ का एक खेत था, जिसमें खेती करके वो अपना गुजर बसर करते थे। फूलचंद को वो खेत अपने पिता से हिस्से में मिला था। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा था। वो खेत जोतते और मौसम के अनुसार उसमें बीज बो देते थे। लेकिन एक दिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद
उनके लिए वो खेत जोतना मुश्किल हो गया। वो जब भी खेत के बीच में हल लेकर जाते, हल अपने आप ही रुक जाता और हल में नेते हुए बैल अपना पूरा जोर लगाकर थक जाते, लेकिन वो हल वहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। फिर एक दिन फूलचंद के साथ एक ऐसी भयानक घटना घटी जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार के सभी लोगों को खेत के उस हिस्से में जाने से मना कर दिया और खेत के उस हिस्से को कटीले तारों और कटीली झाड़ियों से ढक दिया ताकि कोई गलती से और अनजाने में भी वहाँ ना जा सके। जब फूलचंद ने ऐसा किया था तब रामचरण काका की उम्र सिर्फ 10 साल ही थी, इसीलिए उन्होंने अपने पिता से उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था और ना ही उन्होंने कुछ बताया था। उस दिन के बाद 45 साल बीत जाने के बाद भी खेत के उस हिस्से में कोई भी नहीं गया, लेकिन उस दिन जब रामचरण काका ने वहाँ पर अपनी चादर देखी तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा किसने किया और क्यों किया। बहुत सोच विचार करने के बाद रामचरण काका इस नतीजे पर पहुँचे कि ये काम उसी बूढ़े आदमी का है जिसे उन्होंने रात में चादर दी थी, लेकिन वो अभी भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि उसमें खून के धब्बे कैसे दिख रहे थे और गायब कहाँ हो गए थे। उन्होंने ये बात अपने पिता फूलचंद को बताना ज़रूरी समझा और खेत का काम छोड़कर तुरंत घर पहुंचकर अपने पिता को उस चादर और उस बूढ़े आदमी के बारे में पूरी बात बताई। करोड़ी के बारे में सुनकर फूलचंद चौंक गए और रामचरण को कहने लगे, शायद तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, तूने किसी और को देखा होगा। लेकिन रामचरण काका अपनी बात पर अड़े रहे। तब रामचरण के पिता फूलचंद ने कहा, जिस करोड़ी के बारे में तू बात कर रहा है वो आज से लगभग 40 से 45 साल पहले हमारे गांव में कपड़े बेचने आया करता था। तब हमारे गांव में इतने लोग नहीं थे जितने आज हैं। तब हमारे गांव में सिर्फ कुछ घर ही बने थे। गांव के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। वो हमेशा सफ़ेद कपड़े और बड़ा सा साफा पहनता था। लेकिन एक दिन उसकी लाश हमारे खेत में उसी जगह पर मिली जहाँ मैंने तुम सबको जाने से मना किया हुआ है। उसी जगह पर जाने के बाद तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और आखिरकार लंबी बीमारी के बाद उसने अपना दम तोड़ दिया था। अपने पिता की बातें सुनकर रामचरण काका अंदर से पूरी तरह सूख गए। वो इतना डर गए कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करें या फिर उनके साथ अब क्या होगा। अपने पिता से करोड़ी के बारे में जानकर अगले कुछ दिनों तक रामचरण काका खेत नहीं गए और ना ही अपने बेटों को जाने दिया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि उनके अंदर खेत जाने की हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन अपने पिता के बार बार समझाने पर रामचरण काका को खेत जाना ही पड़ा। खेत पहुंचकर वो देखते हैं कि जिस जगह पर सुबह वो चादर पड़ी थी उसी जगह पर उसी चादर में करोड़ी बैठा उनकी तरफ देखकर हंस रहा था। वो हंसी इतनी भयानक थी कि रामचरण काका को अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखने लगी, क्योंकि वो समझ चुके थे कि वो बूढ़ा आदमी उसी करोड़ी का भूत है जिसके बारे में उनके पिता ने बताया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करे। वो बस खड़े खड़े कांप रहे थे। रामचरण काका के पीछे पीछे उनका बड़ा बेटा राघव भी खेत पहुंच चुका था। खेत पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पिता खेत में खड़े हैं। जैसे ही राघव रामचरण काका के पास पहुंचता है, वैसे ही वो उसका हाथ ज़ोर से पकड़कर उसे घर चलने को कहते हैं। राघव की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसे खेत चलने को कहा था। रामचरण काका के बार बार कहने पर वो उन्हें घर ले आता है। उसी रात रामचरण काका चारपाई में लेटे कंबल ओढ़े सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके दिमाग में केवल और केवल उस बूढ़े आदमी की मुस्कान ही घूम रही थी। वो इतनी भयानक थी कि वो उसे भूल ही नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका कंबल खींच रहा है। इसलिए उन्होंने दोनों हाथों से कंबल जोर से पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, राघव, मुझे आज भूख नहीं है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, परेशान मत कर, जा यहाँ से। उन्हें लगा शायद राघव उनका कंबल खींच रहा है, क्योंकि राघव ही हमेशा उन्हें खाना खाने के लिए उठाता था और उस रात उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। इतना कहने के बाद भी उन्हें ऐसा लगा
जैसे अभी भी कोई उनका कंबल खींच रहा है। तो उन्होंने अपना सिर कंबल से बाहर निकाला और फिर चिल्लाए, राघव, तेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इतना कहते कहते उन्होंने अपना सर पलंग के चारों ओर घुमाया तो उन्हें पलंग के आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद वो तपाक से उठकर बैठ गए। उन्हें थोड़ा डर तो लगा, लेकिन वो शांत रहे और थोड़ी देर बैठ रहने के बाद फिर से लेटकर सोने की कोशिश करने लगे और उनकी आंख लग गई। तभी उन्हें आवाज़ आई, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, तुमने आग नहीं जलाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। रामचरण काका उसकी बात सुनकर बोले, आखिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या चाहता है मुझसे? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे अब मुक्ति चाहिए, मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता। करोड़ी बोला, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तेरी मुक्ति हो जाए? काका ने पूछा। मैं उसका उपाय बताऊंगा और तुझे वो करना होगा, और अगर तूने नहीं किया तो फिर। इतना बोलकर करोड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रामचरण काका करोड़ी से वादा करते हैं कि अगर वो उन्हें फिर कभी परेशान ना करे, फिर कभी ना दिखे, तो वो उसका बताया उपाय करने को तैयार हैं। जैसे ही रामचरण करोड़ी से ये वादा करते हैं, वैसे ही करोड़ी उनसे बताता है, मैं एक छोटा सा कपड़े का व्यापारी था और साइकिल पर कपड़े का गट्ठा रखकर गांव-गांव जाकर बेचा करता था। तुम्हारे गांव भी आकर तुम्हारे घर में भी कपड़े बेचता था। कपड़े बेचकर जो पैसे कमाता था, उनसे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, वो दिवाली से 2 दिन पहले की रात थी। रात से पहले दिन में मैंने अपनी पत्नी, पोती और बहू के लिए सोने के गहने खरीदे थे और उन्हें खरीद कर बहुत खुश था। मैं साल भर अपने घर से दूर रहता था और काम करता था, और जब दिवाली आती थी तब अपने पूरे परिवार के लिए कुछ न कुछ लेकर जाता था। उस दिन भी मैंने वैसा ही किया, लेकिन मेरे पास कुछ कपड़े बचे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें बेच दिया जाए। दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है तो जल्दी बिक भी जाएंगे। ये सोचकर मैंने कपड़ों का गट्ठा उठाया और तुम्हारे गांव आ गया, और वो सभी कपड़े बिक भी गए। लेकिन रात हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो फैसला मेरी ज़िंदगी का आखिरी और सबसे ख़तरनाक फ़ैसला होगा। मुझे बहुत साल कपड़े बेचते हो गए थे, इसलिए तुम्हारे गांव वालों को और तुम्हारे गांव के आसपास के सभी गांव वालों को भी मेरे बारे में पता हो गया था कि मैं साल भर कपड़े बेचता हूँ और फिर घर जाता हूँ। ये भी सभी को पता था कि मैं अपने साथ अपने पूरे साल भर की कमाई लेकर जाता था। इसीलिए न जाने किसने और कहाँ से मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं इस बात से अनजान था और बेफिक्र भी था कि मुझ पर कोई नज़र रख रहा है। इसलिए मैंने रात में ही घर जाने का फ़ैसला किया, और जैसे ही तुम्हारे गांव से बाहर निकला, वैसे ही कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझसे मेरा सारा पैसा और गहने मांगने लगे। मैं जैसे तैसे वहाँ से भागा, लेकिन उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी भी थी, जो उसने पीछे से मेरे कंधे में मारी, जिसके बाद मैं समझ चुका था कि वो लोग मुझे जान से मार देंगे। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। मैं रात के अंधेरे में बदहवास भागता हुआ तुम्हारे पिताजी के खेत में जा पहुंचा। उस समय वो आधा जुता हुआ पड़ा था। मैंने वहाँ आसपास देखा तो मुझे एक फावड़ा मिला, जिससे मैंने एक गहरा गड्ढा करके अपने सारे गहने और रुपए उसी में डालकर ऊपर से उस पर मिट्टी डाल दी और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे दोनों हाथ, दोनों पैर और गर्दन धड़ से अलग हैं। मैं खूब चीखा और चिल्लाया, लेकिन मेरी चीख किसी ने नहीं सुनी। मेरे देखते ही देखते वहाँ पूरा गाँव इकट्ठा हो गया, लेकिन मुझे सुनने वाला कोई भी नहीं था। मुझे बहुत देर लगी ये समझने में कि अब मैं मर चुका हूँ और ये मेरी आत्मा है जो मेरा ये शरीर टुकड़े टुकड़े देख रही है। मुझे तुम्हारे पिताजी के खेत में ही मारा गया था, इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरा अंतिम संस्कार करने का फ़ैसला किया, क्योंकि जिस तरीके से मुझे मारा गया था, वैसे मेरा पूरा शरीर मेरे गांव तक पहुंचाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि तुम्हारे गांव से मेरे गांव तक का सफ़र 3 दिनों का था। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया। मरने के बाद मैं अपने उस धन की रक्षा करने के लिए वहीं रहने लगा।
अब मुझे मुक्ति चाहिए, इसलिए तुम उन गहनों को निकाल कर अपने पास रख लो और उन्हें बेचकर जो पैसे मिले उससे मेरे नाम का भागवत कथा करवाओ, और बाकी के जो भी पैसे बचे वो तुम अपने पास रख लो। रामचरण काका उसकी बात मान गए। तभी उनकी नींद खुल गई और उन्होंने अपने आसपास देखा तो सवेरा हो चुका था। उन्होंने सपने में जो कुछ भी देखा था उसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। रामचरण काका उसे एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब भी उन्हें नींद आती तब उन्हें वही सपना दिखता। एक दिन परेशान होकर वो करोड़ी द्वारा सपने में बताई गई जगह पर खुदाई करने लगे, लेकिन जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया वैसे वैसे उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वो गड्ढे के अंदर धंसते जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने खुदाई करना बंद कर दिया और गड्ढे से बाहर निकल आए। एक बार ऐसा होने के बाद क्या रामचरण काका दोबारा से करोड़ी का धन निकालने की कोशिश करेंगे या नहीं, और अगर करेंगे तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे, ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप सभी हमारी इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना ना भूलिए, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ आप सभी से 2 दिन बाद इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।